जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह पर्यावरण अध्ययन के यूनिट क्रमांक 6 प्राकृतिक वस्तुएं और उपज के बारे में। जो हमारी पहली इकाई है मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक व रासायनिक खाद। ठीक है, आज हम इन विषयों के बारे में आवश्यक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्यारा सा सेशन। ठीक है, तो बात करें प्यारे साथियों अगर हम, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह क्या है? पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी की सतह पर मोटे मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक जो मिश्रित कण है, यानी कार्बन से और अकार्बन से मिलाकर जो मिश्रित कण हैं उनके वह क्या है? वह मृदा कहलाते हैं। यानी जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है उन जो एकत्रित रूप है वह क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिट्टी का निर्माण हम देखेंगे कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए तो लाखों साल पहले यह बड़े बड़े चट्टानों के रूप में हुआ करती थी। मिट्टी किस रूप में हुआ करती थी? बड़े बड़े चट्टानों के रूप में। हवा, पानी, बर्फ, गर्मी, सर्दी और कार्बनिक अम्लों की प्राकृतिक जैविक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के कारण इन चट्टानों का धीरे धीरे क्षरण होता रहा। क्या हुआ कि हवा के कारण, पानी के कारण, बर्फ के कारण, गर्मी के कारण, सर्दी और कार्बनिक अम्लों की प्राकृतिक जैविक क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं के कारण इन चट्टानों का क्या हुआ? धीरे धीरे क्षरण होने लगा। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई वस्तु, मान लीजिए ईंट की दीवार है, अगर उसमें बार बार या वो पानी पड़ेगा तो क्या होगा? उसमें जो है क्या होगा? उसमें घुलन होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार जो होता है, चाहे वह तापमान हो, गर्मी, सर्दी, कार्बनिक अम्ल, प्राकृतिक जैविक क्रियाओं, इन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है कि उनका क्षरण होता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार इन चट्टानों का भी क्षरण हुआ। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते रहे। आगे चलकर ये छोटे छोटे टुकड़े जो है तो छोटे होकर रेत में बदल गए। यानी जैसे आप देखेंगे रेत रेत को आपने देखा होगा, वह क्या होता है? वह पत्थरों का छोटा छोटा कण होता है। ठीक है, इस दौरान बीच बीच में इनमें कई जैविक चीजें भी शामिल होती रही। पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां, टहनियाँ और जानवरों के अवशेष वगैरह भी इनमें सड़ गल कर मिलते रहे। ठीक है, इसमें और कौन मिले? यानी जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियां, टहनियाँ, जानवरों के जो अवशेष वगैरह भी इनमें सड़ गल कर क्या हो मिलते रहे। ठीक है, इसी तरह बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव भी इस रेत में मौजूद खनिज तत्वों के साथ मिलकर दूसरे जटिल व उपयोगी पदार्थ बनाते रहे। हजारों लाखों सालों तक लगातार इस क्रम में चलने के बाद मिट्टी तैयार होती है। तो आपने देखा कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथियों कि मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जो मिट्टी के निर्माण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक क्या है? जलवायु, तापमान चट्टानों की टूटने की गति को प्रभावित करता है। जलवायु क्या होता है? जैसे जलवायु एक लंबी प्रक्रिया में आने वाली जो मौसम की अवधि है वह क्या कहलाती है? जलवायु। वह क्या करते हैं? चट्टानों के टूटने की गति को प्रभावित करती है। यानी अगर आंधी तूफान वाली जलवायु आ जाएगी तो चट्टानें जल्दी टूटेगी, गर्मी आ जाएगी जल्दी टूटेगी, ठंडी आएगी जल्दी टूटेगी। इस प्रकार क्या चट्टानें भी जो है तो चट्टानों की टूटने की गति को प्रभावित करती है, जिससे मिट्टी के निर्माण में भी प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए टाल रूप यानी टोपोग्राफी एक ढलान का आकार, लंबाई और ढलान का ग्रेड भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। यानी जो ढलान का आकार है, पर चट्टान के ढलान का आकार है, उसकी लंबाई है ना, उसकी ढलान की जो ग्रेड है वह भी क्या करते हैं? मिट्टी के निर्माण को भी प्रभावित करती है। समय मिट्टी के जो है तो घन मिट्टी के गुण इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी कितने दिनों तक पड़ी है।
तो मिट्टी के निर्माण में प्रभावित करने वाला क्या है? समय। समय है ना, समय जो है इस गुण को इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी कितने दिनों तक पड़ी हुई है। मिट्टी में खनिज मिट्टी प्राकृतिक क्षरण के माध्यम से चट्टानों से उत्पन्न होती है। जो मिट्टी में की जो खनिज मिट्टी होती है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, वह प्राकृतिक क्षरण के माध्यम से चट्टानों से उत्पन्न होते हैं। फिजिकल वेदरिंग, तापमान और परिवर्तन के कारण भी मिट्टी का निर्माण होता है। यानी जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होता रहेगा वैसे वैसे मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता रहता है। ठीक है। केमिकल वेदरिंग, रासायनिक संरचना का भी महत्व होता है। यानी जो रासायनिक जो उर्वरक हैं, रासायनिक जो क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से, उनकी संरचनाओं के माध्यम से भी मिट्टी को प्रभावित किया जाता है। ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग, बिल बनाने वाले जानवरों के द्वारा भी चट्टानों में दरारें आ जाती हैं जिससे वह टूट जाती है। यानी जो जानवर होते हैं वह क्या करते हैं? दरारों में चट्टान, बड़ी बड़ी गुफाओं, बड़ी बड़ी चट्टानों क्या करते हैं? गुफा बना के रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, जिससे क्या होता है? जो चट्टानें उनमें दरारें आ जाती हैं और वह टूट कर मिट्टी के रूप में आ जाते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मिट्टी प्रकार, यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा। जो हमारे भारत देश की जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों को बांटा। पहला क्या है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी, हल्की काली दलदली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कांप मिट्टी और बनों वाली मिट्टी। इनको जो है कितने भागों में बांटा है? इनको 8 भागों में बांटा है। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। पहली मिट्टी है प्यारे साथियों, पहली है लाल मिट्टी, है ना, रेड सॉइल। तो यह मिट्टी अपक्षय के प्रभावों से चट्टानों के टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी जो अपक्षय के प्रभाव, अपक्षय प्रभाव यानी घर्षण के प्रभाव, चट्टानों से क्या टूट फूट कर, जो चट्टानें टूट फूट कर बनती वह क्या कहलाती है? लाल मिट्टी। यानी इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड लौह तत्व की अधिकता होती है, इस कारण इसका लाल होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? जो लौह अयस्क है यानी आयरन ऑक्साइड है, इसके अधिकता, इन तत्वों की अधिकता के कारण यह मिट्टी का लाल रंग होता है। यह मिट्टी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार, आंध्र प्रदेश के दंडारक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाई जाती है। तो यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्रश्न में पूछ लेगा कि लाल मिट्टी निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह मिट्टी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है, दक्षिण उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ना, छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है ना, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाई जाती है। ठीक है। तटीय मैदानों और काली मिट्टी के क्षेत्र को छोड़कर प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय पठार के जो तटीय मैदान है, उन तटीय मैदानों में क्या, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। लेकिन उन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो प्रायद्वीपीय पठार के जो अधिकांश भाग हैं वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लाल मिट्टी क्या होती है। ठीक है। लाल मिट्टी की जो विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या होता है कि यह मिट्टी मोटे अनाज पैदा होती है, जैसे गेहूं, धान, अलसी, तिलहन, कपास आदि। यानी इस मिट्टी में कौन से अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है? मोटे अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है ना। यह मिट्टी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार, आंध्र प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र या पश्चिम बंगाल तथा मेघालय में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। ठीक है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। कौन सी प्रकृति की? इसकी जो प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति यानी स्वभाव, है ना। इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है? यह कमी होती है। इस मिट्टी में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है? इसमें कमी होती है, इनमें कम पाया जाता है। ठीक है। चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है। अगर हमें इस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति बढ़ानी है, इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे? चूने का निर्माण, चूने का अगर हम इसमें मिला देंगे तो इससे क्या होगा? इसका उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जलोढ़ मिट्टी का एक और नाम है कछार मिट्टी। ठीक है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ का मतलब होता है
जल का मतलब जल, लोड मतलब ढकेलना, यानी नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी देश के मुख्य उत्तरी मैदान में पाई जाती है। किस मैदान में? जो गंगा का मैदान, जो उत्तर भारत का मैदान है ना, नदी क्षेत्र है, वहाँ पे यह मिट्टी पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर प्राकृतिक रूप से बात करें तो यह मिट्टी क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई जाती है और यह उपजाऊ मिट्टी को राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के आधे भाग में पाई जाती है। ठीक है, यह प्रश्न पूछ लेगा कि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किन किन नदियों के द्वारा लाई जाती है, तो गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यह उपजाऊ मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के आधे भाग में पाई जाती है। ये मिट्टी नदियों के द्वारा जमा किए गए तल छटों से बनती है। ठीक है, जो नदियाँ होती है वह चट्टानों को काट काट कर धीरे धीरे क्या करती है, वह एक स्थान पर लाकर उसको एकत्रित करती रहती है और क्या होता है, वह एक समय ऐसा था वहाँ पे तलछट बन जाता है। ठीक है, मैदानी भाग बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषता के बारे में। तो ये खाद से भरपूर एवं उपजाऊ होती है। इन्हीं मिट्टियों पर क्या होता है, धान की अधिक खेती होती है, गेहूं की अधिक खेती होती है। इसमें क्या होता है, यह अधिक उपजाऊ होती है। यह हर साल इसका नवीनीकरण होता रहता है। नवीनीकरण कैसे होता रहेगा? क्यों? नदियों के द्वारा लगातार जो मिट्टियां लाकर इसी में क्या जमा होती रहती है। इस मिट्टी में क्या होता है, नवीनीकरण हमेशा होता रहता है। ठीक है, चावल, गेहूं, गन्ना, जूट और दालें इस मिट्टी पर उगने वाली मुख्य फसलें हैं। इस मिट्टी पर उगने वाली फसलें कौन कौन सी है? चावल है, गेहूं है, गन्ने हैं, जूट है और दालें हैं। इस मिट्टी पर उगने वाली ज़्यादा महत्वपूर्ण फसलें हैं। ठीक है, इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की बहुत अधिकता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की भी कमी होती है। इसी प्रकार लाल मिट्टी में भी इन रासायनिक जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ह्यूमस है, उसकी भी कमी होती है लाल मिट्टी में भी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सी मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर और खादर कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर कहते हैं। यानी जब मिट्टी पुरानी हो जाती है तो वह बांगर हो जाती है और नई मिट्टी रहती है तो वह खादर हो जाती है। ठीक है, खादर कहते हैं और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, काली मिट्टी की सबसे खास विशेषता यह है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। जो काली मिट्टी है उसकी मुख्य रूप से कौन सी विशेषता होती है? जो नमी होती है, मिट्टियों में जो नमी होती है वह इसको बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। जो काली मिट्टी होती है, चूँकि काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है, इस कारण इसे कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। जो ज्वालामुखी क्षेत्र है ना, जहाँ पे ज़्यादा लावा है वहाँ पे यह मिट्टी पाई जाती है, जो कि यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत आंध्र प्रदेश के जो पश्चिमी भाग में आता है, वो भाग है, वहाँ पे यह काली मिट्टी अधिक से अधिक पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी की अगर हम विशेषता की बात करें तो यह मिट्टी ज्वालामुखी के प्रवाह से बनती है। यानी जहाँ पे ज्वालामुखी का प्रभाव रहा होगा वहाँ पे यह मिट्टी बनती है। इसमें चूना, मैग्नीशियम और लौह अयस्क जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं। जो काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? चूना की अधिकता होती है, मैग्नीशियम और जो लौह अयस्क है उनकी भी अधिकता होती है। ठीक है, इसमें पोटाश, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, पोटाश और जो जैविक पदार्थ हैं उनकी कमी पाई जाती है। ये कपास की खेती के लिए वह अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लैटेराइट मिट्टी की। लैटेराइट मिट्टी दक्षिणी प्रायद्वीपी के दक्षिण पूर्व की ओर पतली पट्टी के रूप में मिलती है। जो लैटेराइट मिट्टी है यह दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीपी
दक्षिणी प्रायद्वीपीय और दक्षिण पूर्वी की ओर जो पतली पट्टी के रूप में मिलती है ना। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी को प्राय पश्चिम बंगाल से लेकर असम के क्षेत्रों तक देखा जाता है। जो लैटेराइट मिट्टी होती है कहाँ कहाँ से? पश्चिम बंगाल से लेकर जो असम के क्षेत्र है वहाँ पे यह मिट्टी देखी जाती है। इस मिट्टी के प्रकार की विशेषता की बात करें तो यह मिट्टी आमतौर पर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुगंधित अखरोट आदि उगाए जाते हैं। जो लैटेराइट मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी में ज़्यादातर चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुगंधित अखरोट वगैरह जो इसमें इनकी अधिक से अधिक खेती होती है। इस मिट्टी का गठन निछालन के कारण होता है। किसके कारण होता है? निछालन के कारण होता है। चोटियों के समकक्ष पर यह अच्छी तरह से विकसित होती है। तो क्योंकि यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पठारों के एरिया में पाई जाती है प्रायद्वीपीय लैटेराइट मिट्टी। इसका जो गठन होता है, इसका जो निर्माण होता है वह निछालन के कारण होता है। चोटियों के समकक्षता पर यह अच्छी तरह से विकसित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम बात करेंगे रेतीली मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी रेगिस्तान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिणी भूभाग के साथ राजस्थान के कुछ अन्य भागों में मिलती है। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी कहाँ मिलती है? राजस्थान का जो थार प्रदेश है, पंजाब का जो दक्षिणी भूभाग है और राजस्थान के कुछ अन्य भूभागों में यह मिट्टी मिलती है। ये मिट्टी ज़्यादातर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है, यह अच्छी तरह से उपजाऊ और विकसित मिट्टी नहीं होती। वाष्पीकरण, बारिश की अधिक होने जाने के कारण इस मिट्टी में नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। वाष्पीकरण है ना, बारिश और अधिक बारिश हो जाने के कारण इस मिट्टी में जो नमक की मात्रा होती है वह ज़्यादा होती है। पानी की कमी और अधिक तापमान के कारण ये मिट्टी टूटकर बालू के कणों में विखंडित हो जाती है। यानी पानी की कमी हो जाने के कारण और अधिक तापमान होने के कारण जो मिट्टी होती क्या, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बालू में रूप में हो जाती है। इसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता। क्या पाया जाता? फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें जीवांश, ईंधन और नाइट्रोजन की कमी होती है। किस मिट्टी में? रेतीली मिट्टी में। ठीक है, ये ज़्यादातर खारी परत के रूप में होती है। जो मिट्टी होती है वह किस रूप में होती है? खारी परत के रूप में होती है। इस मिट्टी में गेहूँ, बाजरा, मूंगफली को उगाया जा सकता है। जैविक पदार्थों की इसमें काफ़ी कमी होती है। जो जैविक यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आदि जो जैविक पदार्थ है इसमें कमी होती है। ठीक है, इसमें केवल फास्फोरस की ही अधिकता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साथियों, हमने देखा कि मिट्टी क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के कितने प्रकार हैं। हम अब देखेंगे जल का प्रबंधन, क्योंकि हमें जो है तो फसल उत्पादन में जो है तो जल, मिट्टी, इसका क्या संबंध है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जल प्रबंधन के बारे में। यानी फसलों को आवश्यकता अनुसार सिंचाई उपलब्ध कराकर उनमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। जल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह फसलों की आवश्यकता के अनुसार, हमारी फसलों की आवश्यकता के अनुसार उनमें सिंचाई उपलब्ध कराकर उनमें जो से क्या अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही जल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। अतः यह धारण की सिंचाई जितना अधिक मात्रा में फसलों को दिया जाएगा उतना ही अधिक पैदावार होगी, यह एक भ्रम है। यानी लोगों का क्या भ्रम रहता है कि हम फसलों में जितना ज़्यादा पानी देंगे हमारी फसलें उतना ही ज़्यादा उत्पादन देगी। तो यह लोगों का क्या, यह भ्रम है। विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक फसल के लिए जल की आवश्यकता अलग अलग होती है। यानी जब प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया गया तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि जो जल की आवश्यकता होती है हर फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार होती है। यानी छोटा बच्चा अगर 1 गिलास पिएगा तो बड़ा 1 लोटा पिएगा। इसी प्रकार क्या होता है, जो पौधों की प्रकृति होती है वह अलग अलग होती है और उन्हें अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। और इस आवश्यकता को जानने से फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अगर हम यह जान जाएंगे, हमें जानकारी हो जाएगी कि किस फसल को कितना पानी लगता है, किस फसल की कितनी पानी की आवश्यकता होती है, तो हम उसमें अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उससे अधिक मात्रा में न केवल सिंचाई के खर्च बढ़ाएगी बल्कि खेतों के ऊपर ऊसर बनाने की प्रक्रिया भी आरंभ कर देती है ना। जैसे हम अगर हमें जानकारी हो जाएगी
कि कहाँ किस फसल में कौन सा कितना पानी लगेगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो पानी लगाने की जो लागत है उसमें भी कमी आएगी और हमारी जो कृषि है वो बढ़िया होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ जानना यह भी आवश्यक है कि फसल की पैदावार तथा जल की मात्रा का सीधा संबंध नहीं है। यानी अगर हम बात करें कि जो फसल की पैदावार है, फसल का जो उपजाऊ है और जल की मात्रा, इसमें कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि यह संबंध एक चक्र के रूप में है, जिसका अर्थ है कि जल की शुरुआती मात्रा से पैदावार अधिक बढ़ती है, परंतु जैसे जैसे हम मात्रा को बढ़ाते जाते हैं पैदावार उतनी नहीं बढ़ती। यानी क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या होता, फसल को बोना पड़ता, तो हमें जो है तो जल की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे हमने धान की खेती की और धान की खेती में क्या कि पानी की अधिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी धान का उपजाऊपन होता रहता है, यानी धान जैसे जैसे पकने लगती है, हमें पानी की कमी करनी पड़ती है ना। तो हम अगर हमें यह जानकारी हो जाएगी तो हमारी फसल बढ़िया उत्पादित होगी। जहाँ पैदावार बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाती है, इससे क्या हो जाता है, यानी जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ रही है, पकने की स्थिति में है, और अगर हम पानी लगाते जाएंगे तो हमारी फसल की क्या पैदावार कम हो जाएगी। ठीक है, इससे संबंधित एक तथ्य और भी जान लेना आवश्यक है कि सिंचाई करने से उपज बढ़ती तो जरूर है, परंतु सिंचाई पर भी कुछ ना कुछ धन व्यय होता है। ठीक है, तो इसमें यह जानकारी भी हो जाती है कि अगर हमें सिंचाई से क्या करना, उपज तो बढ़ती है लेकिन कुछ ना कुछ धन भी व्यय होता है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कहीं सिंचाई पर आने वाला व्यय प्राप्त होने वाली बड़ी उपज से अधिक तो नहीं है। यदि ऐसा है तो ऐसी सिंचाई का ना करना ही बेहतर है। यानी हमने लगातार बढ़िया सिंचाई कर दी और जब हमारा फसल उत्पादन हुआ तो पता चला कि हमारी सिंचाई का खर्चा ही हमारी फसल से ज़्यादा आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे परिस्थिति में हमें फसलों को कम पानी देना चाहिए, जिससे हमारी जो लागत है, कृषि की जो लागत है वह अधिक ना हो। ठीक है, और उपजाऊ बना रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आवश्यकता। हमने जल प्रबंधन देख लिया, अब हम देखेंगे आवश्यकता। ठीक है, यानी जिस प्रकार मनुष्य को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं हेतु जल की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही पौधों को भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम बात करें जल की आवश्यकता, जिस प्रकार मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताएं यानी प्रत्येक आवश्यकता के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी अपनी आवश्यकता होती है, उन्हें जल की आवश्यकता होती है। आप देखे होंगे कि अगर आप पेड़ लगा दें और पेड़ में अगर लगातार पानी ना डालें तो एक समय ऐसा आएगा कि पेड़ क्या हो जाएगा, वह सूख जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है कि पेड़ों पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। मनुष्यों की भांति पौधों के लिए भी जल एक आवश्यक संसाधन है, अर्थात जल के बिना ना मनुष्य रह सकते हैं और ना ही पौधे, है ना। नमी बनाए रखने के लिए पौधे जल प्रदान करने के सशक्त माध्यम हैं। अगर हमें वातावरण को नमी बनाना है तो हमें जल की आवश्यकता होगी। जल क्या होता है, वह वातावरण को नमी बनाने का प्रयास और नमी बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। ठीक है, पौधे जल प्रदान करने का सशक्त माध्यम, अर्थात पौधे जमीन से जल लेकर तने और पत्तियों के माध्यम से वातावरण को जल देते हैं। तो हमारे जो जल स्तर को बढ़ाने में पौधों का भी महत्वपूर्ण अंग योगदान है, क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वह जड़ के माध्यम से जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और पत्तियों के माध्यम से वह क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसके कारण जो जल है, जल में और बारिश में भी जो वृद्धि होती है। ठीक है, जो मौसम जल के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो वातावरण द्वारा जल की पौधों में जल संचार के कारण बनती है। यानी जल की मांग पौधों में जल संचार के कारण बनती है। पौधे के लिए आवश्यक कई प्रकार के खनिज तत्व रासायनिक यौगिक मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन पौधे उन्हें ग्रहण नहीं करते। जल उन तत्वों को घोलकर पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। अगर जल की बात करें, जो पौधे के लिए क्या है, आवश्यक कई प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं, जो खनिज तत्व हैं, रासायनिक यौगिक मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन वह पौधे उनको ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन जल क्या होता है, जल उन तत्वों को अपने अंदर घोलकर पौधों
की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैविक खादों के बारे में, यानी फसल उत्पादन में जैविक खाद की क्या आवश्यकता है ना। जैविक या कार्बनिक खाद वर्ग के अंतर्गत पशु पक्षियों के मल मूत्र या शरीर के अवशेष से अथवा पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। यानी अगर हम बात करें जैविक खाद के बारे में, तो जैविक खाद क्या होता है? जैविक या कार्बनिक खाद इस वर्ग के अंतर्गत पशु पक्षियों के मल मूत्र, यानी गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्टिक खाद, है ना, शरीर से जो अवशेष प्राप्त पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले पदार्थ आते हैं, किस श्रेणी में आएंगे? यह जैविक खाद की श्रेणी में आते हैं ना। भारत में प्रयोग किए जाने वाले जैविक खादों के नाम जैसे नाडेप हो गया, बायोगैस सैलरी, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, उर्वरक, गोबर की खाद, नाडेप, फास्फो कंपोस्ट, पिट कंपोस्ट, इंदौर विधि, मुर्गी खाद, भभूत, अमृत पानी, अमृत संजीवनी, मटका खाद, गौमूत्र, लकड़ी की राख, इनको क्या है कि अपन जो है तो इसमें जैविक खादों के रूप में जानते हैं। जो लकड़ी की राख होती है, अगर जैसे में पेड़ पौधे हैं उनको जोराई खा लेती हो, तो आप उस पर क्या करेंगे? राख डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं खाएंगे पत्तियां। ठीक है, इस प्रकार यह क्या होती है? यह जैविक खादों के नाम है। इनका प्रयोग में से लाभ क्या होता है कि भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। अगर हम इन खादों को प्रयोग करेंगे तो हमारे जो मिट्टी में जो जल का स्तर वह बढ़िया रहेगा। फिर क्या आता है? मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण को कमी आती है। यानी ये इन अगर खादों का हम प्रयोग करेंगे तो मिट्टी में जो खाद्य पदार्थ और जमीन को जो पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है ना। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारी में कमी होती है। अगर हम कचरे का उपयोग क्या करेंगे? खाद बनाने में करेंगे तो इससे जो वातावरण में फैलने वाली जो बीमारी है, जो प्रदूषण, वह कम होगा, है ना। फसल उत्पादन की लागत में कमी आएगी, यानी जो पैसा हम विभिन्न रासायनिक खादों में लगाते हैं, उर्वरकों में लगाते हैं, हम नहीं लगाएंगे। इससे क्या होगा? हमारी लागत में कमी आएगी और आय में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पादक की गुणवत्ता का खतरा नहीं रहेगा। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो स्पर्धा है जैविक खाद उत्पादन की, उसमें क्या है कि हमारा जो है तो हम खड़े उतरेंगे, है ना। इससे क्या होगा? हमें रासायनिक खाद नहीं करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं कि जैविक खादों का मृदा उर्वरता और फसल उत्पादन में क्या महत्व है। तो पहला क्या है? जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी का जो जैविक स्तर वह बढ़ता है। इससे लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और काफ़ी उपजाऊ बनी रहती है। जो जैविक खाद का अगर हम नियमित प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा? हमारे जो मिट्टी की जो उर्वरता है, जैविक स्तर है, वह उसमें वृद्धि होती है और जो लाभकारी जो जीवाणु होते हैं जैसे केंचुआ वगैरह, इनकी भी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ बन जाती है। जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ का कार्य करते हैं। तो जो जैविक खाद होते हैं वह क्या करते हैं? वह मिट्टी जो पौधे की वृद्धि है, चूँकि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या करते हैं? जो जैविक खाद हैं उन खनिज पदार्थों की पूर्ति करते हैं जिससे पौधों में वृद्धि हो सके। ठीक है, रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खाद सस्ते, टिकाऊ तथा बनाने में आसान होते हैं। जो जैविक खाद होते हैं उन्हें बनाने की प्रक्रियाएं भी सरल होती हैं और यह रासायनिक खादों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, क्योंकि इनको जो है तो हम गोबर के खाद या अन्य वस्तुओं से बना सकते हैं। लेकिन जो यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, ये सब क्या, ये बहुत ही महंगी खाद है और इसमें क्या लागत भी अधिक लगता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। ठीक है, इनके प्रयोग से मृदा में ह्यूमस की बढ़ोतरी होती है, वह मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। तो अगर हम नियमित जैविक खादों का अगर प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारे मिट्टी के जो ह्यूमस है, नमी है, उसमें वृद्धि होती है और जो मिट्टी की जो भौतिक दशा है उसमें भी सुधार होता है। पौधे वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तथा काफी मात्रा में गौण पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक खादों के प्रयोग से ही संभव हो जाती है। तो अगर पौधे वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनकी काफ़ी मात्रा में जो है तो अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की जैविक खादों से प्रयोग होने से बढ़ती है। ठीक है, कीटों, बीमारियों तथा खरपतवारों पर नियंत्रण काफ़ी हद तक फसल हो जाता चक्र हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैविक खादों से जो हमारे कीट हैं, बीमारियां हैं, खरपतवार है, इनका भी नियंत्रण काफ़ी हद तक हो जाता है। कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं, प्रतिरोध किस्मों और जैव उत्पादों द्वारा ही कर लिया जाता है। ठीक है,
चलिए, जैविक खादें सड़ने पर कार्बनिक अम्ल देती हैं, जो भूमि में अघुलनशील तत्वों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे मिट्टी का जो पीएच मान 7 से कम हो जाता है। अतः इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है तथा यह फसल उत्पादन में आवश्यक हो जाती है। तो जैविक खाद जैसे ही सड़ते हैं तो वह क्या हो जाए, कार्बनिक अम्ल में बदल जाते हैं, जो मिट्टी के जो अघुलनशील तत्व हैं वह घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देती है। इससे क्या होता है, जो मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है तथा फसल उत्पादन में भी जो आवश्यक है। ठीक है, जैविक खादों के प्रयोग से पोषक तत्व पौधों में कम समय में मिल जाते हैं। यानी जो जैविक खाद है वह मिट्टी में कम ही समय में मिल जाते हैं और यह खादें अपना अवशिष्ट गुण मिट्टी में छोड़ती है। अतः यह एक फसल में इन खादों के प्रयोग से दूसरी फसल को लाभ मिलता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता का संतुलन बना रहता है। यानी खेती में जब हम जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे मिट्टी की उपजाऊपन बनी रहेगी और एक फसल लेने के बाद हम दूसरी फसल में भी उसी खाद की बदौलत हम दूसरी फसल में भी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं पे प्यारे साथियों अगर हम बात करें रासायनिक खाद के बारे में, तो रासायनिक खाद क्या होते हैं, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। खेती में उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग रसायन जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी उर्वरक क्या कहलाते हैं, रासायनिक खाद क्या कहलाती है, कि हमें अगर कृषि को बढ़ाना है, खेती को बढ़ाना है, तो इसके लिए हम क्या जैविक खादों को उपयोग न करके बल्कि रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। ठीक है, पानी में शीघ्र घुलन होने वाले ये रासायनिक मिट्टी और पत्तियों को पर छिड़क कर प्रयोग किए जाते हैं। इन रासायनिक उर्वरकों को क्या किया जाता है, पानी में मिट्टी में छिड़क दिया जाता है, पत्तियों में छिड़क दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पत्तियों द्वारा उर्वरकों को अवशोषित कर लेते हैं। जो पत्तियां होती हैं इन रासायनिक खादों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के साधन है। तो ये उर्वरक क्या है, यानी अगर पत्तियों और पौधों की जो तत्काल आवश्यकता, उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनके प्रयोग से कुछ दुष्परिणाम भी हैं। ये लंबा समय तक मिट्टी में बने नहीं रहते हैं, है ना। सिंचाई के बाद जल के साथ ये रासायनिक जमीन के नीचे भौम जल स्तर पर पहुंचकर उसे दूषित करते हैं। यानी ये जो यूरिया, डीएपी, पोटास है ना, कैल्शियम, ये सब क्या है, यह मिट्टी के साथ मिट्टी में नहीं रहते। यानी जैसे ही पानी को प्राप्त करते, पानी के साथ यह क्या नीचे का जो जल है उसमें पहुंचकर उसको प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों के लिए भी यह घातक साबित हो जाते हैं। यानी अगर लगातार इन रासायनिक खादों का प्रयोग कर लिया जाए तो क्या होता है, जो मिट्टी में जो जीव होते हैं जैसे कि केंचुआ वगैरह जो फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं, उनमें भी यह घातक साबित है। इसलिए उर्वरक के विकल्प के रूप में जैविक खाद का ही प्रयोग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत में रासायनिक खाद का सर्वाधिक प्रयोग पंजाब में होता है। यानी पंजाब में जो है तो वहाँ पे अधिक उत्पादन के लिए हमें वहाँ के लोग क्या होते हैं, यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम रासायनिक खादों के बारे में बात करें तो यूरिया हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी, है ना, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटाश खाद, ये सब क्या है, यह रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की, तो मुख्य रूप से क्या पौधों के लिए प्रमुख 3 पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन या नत्रजन। ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम या पोटाश। द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, गंधक, सल्फर, मैग्नीशियम। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, तांबा, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम कुछ देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है तो मिट्टी के लिए आवश्यक पोषक तत्व। आई होप साथियों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।